हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम लेकर के आए हैं आपके लिए कंपाइलर डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट। ये जो कंपाइलर डिज़ाइनिंग है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चाहे बीटेक हो, चाहे एमसीए हो, चाहे कोई सी भी क्लास के हों आप, और आपका अगर कंपाइलर डिज़ाइन है तो आप यहाँ पे डीपली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपाइलर डिज़ाइनिंग। अब कंपाइलर डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है? कंपाइलर को डिज़ाइन करना। तो सबसे पहले हमें ये थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए कि कंपाइलर होता क्या है, ठीक है। तो गाइस, कंपाइलर क्या होता है, ठीक है। क्यों ज़रूरत पड़ी कंपाइलर बनाने की, कंपाइलर को डिज़ाइन करने की? तो गाइस, जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती हैं जैसे C++, वो हम जो हाई लेवल कोड लिखते हैं वो उसको नहीं समझती हैं, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर उन कोड को असेंबलर में चेंज करता है, असेंबली लैंग्वेज में चेंज करता है, और फिर वो असेंबली से मशीनरी में चेंज करता है। कौन? असेंबलर। और देन वो क्या होती है, अंडरस्टैंड कर जाता है कंप्यूटर, और आपने जो भी उसको टास्क दिया है वो उसको पूरा करता है, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझती, कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझाने के लिए कंपाइलर बनाया जाता है, ठीक है। और कंपाइलर कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करती हैं? C++, जावा एटसेट्रा, ठीक है। ये लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज़ करती हैं। अब कंपाइलर के बारे में कुछ अच्छाई और बुराई देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी अच्छाई की। कंपाइलर क्या करता है? आपने जितना भी कोड लिया है उसको, उस पूरे कोड को एक साथ उठाता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन के टाइम पर वो उस कोड को एक साथ उठाता है, और इससे क्या होता है कि उसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। पर एक बुराई भी है, पूरे कोड को एक साथ उठाने पर अगर कोई एरर आ जाती है बाई चांस, तो वो एरर फाइंड आउट करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बेसिकली अच्छे प्रोजेक्ट के लिए हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने C++, जावा पढ़ी है या नहीं पढ़ी है मुझे नहीं पता, लेकिन सी तो सबने पढ़ी होगी। सी जो है वो कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। कंपाइलर वर्क करता है वहाँ पर, ठीक है। अब एक कंपाइलर, इसी तरीके से आपका एक होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी क्या करता है? कंप्यूटर पे जो आप टाइप करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, उसको कन्वर्ट कर देता है मशीनरी लैंग्वेज में, ठीक है। जिससे आपकी मशीन समझ जाती है कि आपने क्या किया है, और आपको फिर उसी के हिसाब से आउटपुट दे देती है। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप आईटी के बंदे हैं तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में डिफरेंस जानना जरूरी है। इंटरप्रेटर जो होता है वो हमारा स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है। जैसे मैंने ये लाइनें लिखी हैं, तो इंटरप्रेटर पहले एक लाइन को चेक करेगा, फिर दूसरी लाइन को चेक करेगा, फिर तीसरी लाइन को चेक करेगा, फिर चौथी को। लेकिन कंपाइलर क्या करता है? वो सबको एक साथ उठाता है। तो आपको एक डिफरेंस पता लग गया, ठीक है। अब ये सबको एक साथ उठाता है कंपाइलर, तो इसका जो टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन है वो फास्ट होता है, और इंटरप्रेटर का स्लो होता है। दो डिफरेंस पता लग गए। तीसरी चीज़, कंपाइलर जो होता है, अगर जब एरर की बात करते हैं तो कंपाइलर के टाइम पर एरर फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इंटरप्रेटर के टाइम पर आप एरर इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इंटरप्रेटर का यूज़ हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में करते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मशीन लर्निंग, तो वहाँ पर आप AI इंटरप्रेटर का यूज़ करेंगे। जैसे पाइथन लैंग्वेज हो गई, वो इंटरप्रेटर पे वर्क करती है, ठीक है। तो गाइज, इतना बेस जानना बहुत है आपके लिए। चलिए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं और अपने सिलेबस पे आते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं कंपाइलर डिज़ाइन। कंपाइलर को डिज़ाइन करने के लिए आपको एक लैंग्वेज की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, ठीक है। और उस लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अब उसको सीखने के लिए आपको क्या सीखना पड़ता है? आपको पहले उसकी ग्रामर सीखनी पड़ती है, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, जो भी आप सीखते हो, ठीक है। उसी तरीके से कंपाइलर डिज़ाइनिंग सीख रहे हो तो आपको पहले क्या सीखना पड़ेगा? ग्रामर सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहले ग्रामर की, ठीक है। अब ग्रामर क्यों सीखें हम? अगर हमें कंपाइलर डिज़ाइन करना है तो हमें ग्रामर तो सीखनी ही पड़ेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रामर होता क्या है या लैंग्वेज क्या होती है, तो अब आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज, मैंने पूछा इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब इंग्लिश को सीखने के लिए आप क्या सीखेंगे? आप ग्रामर सीखेंगे। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई बोले कि ग्रामर क्या है, तो आप बता दीजिएगा वो लैंग्वेज, वो ग्रामर वो है जिसकी मदद से हम अपना कंपाइलर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है।
अब सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर कैसे आई और क्या हुआ। ठीक है, तो एक मैथमेटिशियन थे नोम चॉम्स्की, उन्होंने पहला एक मैथमेटिकल मॉडल दिया। कब दिया? 1956 में, टू अंडरस्टैंड द कंप्यूटर लैंग्वेज। उन्होंने अपना 1956 में एक मैथमेटिकल मॉडल दिया ताकि हम उसकी मदद से कंप्यूटर की लैंग्वेज को सीख सकें। ठीक है, मतलब एक ग्रामर बना सकें और उस ग्रामर की मदद से हमें कंपाइलर डिज़ाइन कर सकें ताकि हम समझ सके कंप्यूटर की लैंग्वेज को और कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझ सके। ठीक है, चलिए फिर अब ग्रामर की अगर और बात करें तो विद द हेल्प ऑफ BNF ब्रैकेट्स नॉर फॉर्म वी डिफाइन द ग्रामर। BNF नॉर फॉर्म के जरिए हम ग्रामर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डीपली। अब आ जाते हैं ग्रामर पे। ग्रामर है क्या? थोड़ा सा बेसिक आपको समझ में आ गया कि कैसे, मतलब उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री कब आई और डिफाइन कैसे करते हैं उसे BNF की मदद से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा और ग्रामर के बारे में। तो सॉरी, एक मिनट, कहाँ गया भैया? हाँ, तो वी डिफाइन द ग्रामर विद 4 टपल। ग्रामर को, अपनी ग्रामर को हम 4 टपल के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक ग्रामर लिखी है, अगर मैं अपनी कोई भी ग्रामर लिख रहा हूँ तो उसके अंदर ये 4 चीज़ें कंपलसरी होंगी। एक, जैसे मैं मान लीजिए मैं अपनी एक ग्रामर लिख रहा हूँ गाइस, अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे कैसे क्या करना है और क्या होता है। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे से सुनिए। G = मैंने लिखा है कैपिटल V सिग्मा PS, ये सब हैं क्या? ठीक है, मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ, प्लीज़ उसे याद रखिएगा। V, कैपिटल V का मतलब होता है नॉन टर्मिनल। मैं जब भी आगे नॉन टर्मिनल यूज़ करूँ तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका कैपिटल V है। ठीक है, सिग्मा जो होता है उसको हम रिलेट करते हैं, डिफाइन करते हैं टर्मिनल से। ठीक है, और जो V है ये आपका नॉन टर्मिनल होता है। नॉन टर्मिनल का मतलब ग्रामर के अंदर इसका ये मतलब है कैपिटल ABCD। ठीक है, और ये क्या होता है? फाइनाइट होता है और नॉन एम्प्टी होता है। ठीक है, खाली नहीं होता है। फिर बात करते हैं सिग्मा की। सिग्मा जो है आपका वो स्मॉल लेटर ABC और 0 to 9 ये सब, और स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? फाइनाइट एंड टर्मिनल। इसे हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट एंड टर्मिनल। तो जब कभी भी मैं टर्मिनल वर्ड यूज़ करूँ तो आप समझ जाइए कि मैं छोटे लेटर की बात कर रहा हूँ, 0 to 9, और स्पेशल कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये भी नॉन एम्प्टी होता है। अब अगर हम बात करें V में और सिग्मा में, मतलब नॉन टर्मिनल और टर्मिनल में क्या रिलेशन होता है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो फाई होता है। मतलब इन दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने सेट पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, अब ये मैंने टपल क्यों कहा इसे? टपल का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हिस्ट्री को आप चेंज नहीं कर सकते। टपल का मतलब ही यही होता है कि जो चीज़ टपल में आ गई वो चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, हिस्ट्री को आप बदल नहीं सकते। अकबर के बारे में नई बात आप नहीं बता सकते, जो आपने पढ़ी है वही बता सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ गया V और सिग्मा। V का मतलब टर्मिनल, मतलब कैपिटल ABCD से जो डिफाइन होगी ग्रामर। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल भी। ठीक है, अभी बस सुनिए जो मैं समझा रहा हूँ। सिग्मा का मतलब छोटी ABCD, स्पेशल कैरेक्टर, और 0 to 9 P का मतलब होता है सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल। जो ग्रामर को बनाने के लिए कुछ रूल्स हम जो प्रोडक्ट करते हैं वहाँ पर, उनका मतलब होता है P। ठीक है, अभी एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। S जो होता है वो एक प्रकार का नॉन टर्मिनल होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनल होता है। ठीक है, पर हम क्या करते हैं, अपनी जो ग्रामर होती है उसको हम S से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब और समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसा कि हमने आपको ये ग्रामर दे दी है, ये कैपिटल X, K, A, B, S, ये देखिए ये जो सिंबल है ये किसके हैं? करली ब्रेसेस, ये सेट के सिंबल हैं। अब मैंने इन्हें सेट में क्यों रखा? मैंने इन्हें सेट में इसलिए रखा क्योंकि सेट जो होता है उसके अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है, तो मैं इसके अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं करना चाहता। ठीक है, इसलिए मैंने इन्हें सेट में रख दिया, ये S। अब आपके पास ये ग्रामर है, आप यहाँ से देख के ईजिली बता सकते हैं कि कौन टर्मिनल है और कौन नॉन टर्मिनल है।
तो देखिए गाइस जो x और k हैं ये आपके नॉन टर्मिनल हैं, और ये जो a और b हैं ये आपके टर्मिनल हैं, और ये जो s है आपका ये क्या है, s है। ठीक है, स्टार्टअप नॉन टर्मिनल, इसे हम स्टार्टिंग सिंबल भी कहते हैं, क्योंकि हम अपनी ग्रामर यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्व करना। जैसे मान लीजिए आपके पास, अभी तो एक मैंने ये एग्जांपल दिया है, अब मान लीजिए आपके पास ये नहीं है। ठीक है, आपके पास ये एक ऐसा एग्जांपल है, मैंने बोला है s 4 इम्प्लाइज x y। ठीक है, फिर मैंने बोला a 4 इम्प्लाइज स्मॉल a, b 4 इम्प्लाइज स्मॉल b। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे ये बताइए यहाँ पर टर्मिनल क्या है, नॉन टर्मिनल क्या है, s क्या है, मतलब स्टार्ट सिंबल क्या है, और आपका प्रोडक्शन क्या है, p क्या है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ रूल क्या है। तो देखिए गाइस, कैपिटल x y s ये आपके एक प्रकार के नॉन टर्मिनल हो गए। ठीक है, s आपका स्टार्ट सिंबल हो गया, a b ये भी आपके क्या हो गए, नॉन टर्मिनल, स्मॉल a भी आपके क्या हो गए, टर्मिनल। और इनको काउंट कर लीजिए कितने रूल बन रहे हैं, 1 2 3, ये आपकी p की वैल्यू हो गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि p क्या है। ठीक है, अब जब कभी भी हम अपनी ग्रामर डिफाइन करते हैं तो उसके कुछ रूल होते हैं, उसके कुछ रूल होते हैं। ठीक है, ग्रामर को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, ठीक है, एरो के साथ। ठीक है, अब इसके कुछ रूल होते हैं। पहला रूल, हियर वी कैन यूज अल्फा 4 इम्प्लाइज बीटा एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। हम यहाँ पर अल्फा और बीटा मतलब कोई सी भी वैल्यू यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो टर्मिनल हो चाहे वो नॉन टर्मिनल हो। अब ध्यान रखिएगा, मैं अब टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का यूज़ करूँगा। आपको पता है कि टर्मिनल क्या होता है और नॉन टर्मिनल क्या होता है। फिर रूल नंबर 2, रिवर्स नॉट अलाउड इफ़ वी यूज़ x 4 इम्प्लाइज y देन वी कैन नॉट यूज़ y इम्प्लाइज x। ठीक है, अगर मैंने अपने मतलब अपनी ग्रामर में अगर मैंने ये यूज़ कर रखा है a 4 इम्प्लाइज स्मॉल a, तो मैं यहाँ पर स्मॉल a 4 इम्प्लाइज a दोबारा अगर नीचे चाहूँ तो यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब रिवर्स अलाउड नहीं है। अगर मैंने ऐसे यूज़ किया है x 4 इम्प्लाइज y, तो मैं y 4 इम्प्लाइज x यूज़ नहीं कर सकता। रूल नंबर 3, इफ़ वी हैव p 4 इम्प्लाइज q, इफ़ वी हैव 4 p इम्प्लाइज o, हियर वी कैन रिप्लेस p to o, मतलब हम p को o से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बट कैन नॉट रिप्लेस o to p, पर o को p से रिप्लेस नहीं कर सकते। देखिए मैंने क्या लिखा है, p, मैं इसे बिलोंग्स टू बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बिलोंग्स टू का साइन आपको पता है क्या होता है, थोड़ा सा समझने के लिए कह देता हूँ, या इम्प्लाइज भी ठीक है। मैंने बोला p सब्स्टिट्यूट भी बोलते हैं क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी ले लेता है। p 4 इम्प्लाइज o, हियर वी कैन रिप्लेस, हम रिप्लेस कर सकते हैं p की वैल्यू को o से, बट आप o को p की वैल्यू से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो 3 रूल आप याद रखिएगा जब भी आप ग्रामर बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा BNF के बारे में भी पढ़ लेते हैं। BNF जो है वो बेसिकली ग्रामर को डिफाइन करने के लिए बनाई गई थी, और ये डेवलप किया था जॉन बेकर्स नोटेशन एंड पीटर नॉर ने। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ग्रामर समझाई, उसके 3 रूल समझाए, वो रूल BNF के अंदर ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये डिफाइन द ग्रामर को डिफाइन करती है। ठीक है, तो 1-2 और देख लेते हैं छोटे मोटे पॉइंट। इफ़ वी हैव x 4 इम्प्लाइज y, हमारे पास अगर एक ऐसी ग्रामर है, हियर x इज नॉन टर्मिनल, पता ही है आपको x नॉन टर्मिनल है और y टर्मिनल है। इफ़ वी हैव x इम्प्लाइज y, x इम्प्लाइज z, तो अगर आपके पास ऐसी कोई ग्रामर है और आप उसको एक लाइन में लिखना चाहते हैं, तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं, x इम्प्लाइज y स्लैश का यूज़ करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, और वो टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए।